हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ को बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब जहां से मैथ की बुक स्टार्ट होते हैं, यानी कि आपका पहला चैप्टर, पहला अध्याय, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। ठीक है जी। तो संख्या पद्धति में दोस्तों आपको पता होगा, सबसे पहले इसमें लिखा ही हुआ है संख्या, तो हमें ज्ञान होना चाहिए संख्याओं का। अगर आपको संख्याओं का ज्ञान होगा तो आप बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखते ही कर दोगे। अगर हम बात करें तो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एएलपी और रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में संख्या पद्धति से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं आपको संख्या पद्धति में कुछ संख्याओं के बारे में बताऊंगा और उन संख्याओं के आधार पे ही मैं कल आपको कम से कम 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई अपना पहला चैप्टर संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम बात करते हैं सबसे पहले संख्याओं की। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन सी संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है और कहां पे खत्म होती है, आज हम सब इन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाई, सबसे पहले नंबर पे आज हम शुरू करने जा रहे हैं संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या। कौन से करेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? अगर आपसे कोई बोले कि भाई चलो आप मुझे गिनती सुनाओ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1 2 3 4। तो मैंने क्या कहा कि 1 से शुरू किया हमने, 1 2 3 4। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और चलती चलती आपकी अनंत तक जाती है। तो ऐसी संख्याएं जो आपकी 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, अनंत तक, उन्हीं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। इन संख्याओं में अगर बात करें तो आपको कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आप एकदम बता दोगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। लेकिन अगर आपको कहा जा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आप बता नहीं पाएंगे। अगर आप 59,999 में कह दूंगा भाई 10,000। जो भी संख्या आप बोल लोगे मैं एक बढ़ा कर बोल लूंगा। इसका मतलब हम बड़ी नहीं बता सकते, बड़ी केवल बता सकते हैं। कैसे? कि 1 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंक की सबसे बड़ी, 4 अंक की सबसे बड़ी, 5 अंक की सबसे बड़ी। तो ऐसा तो हम बता सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं बता सकते कि भाई सबसे बड़ी संख्या ये वाली है। ये बात आप लोग समझ गए। दूसरे नंबर की बात करें अगर हम, दूसरे नंबर पर बात करें अगर हम, आती है पूर्ण संख्या, जिन्हें हम बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो, ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 और डैश 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 अनंत। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हो उन्हें बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अगर आप देखोगे तो इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल 0 का डिफरेंस है। अगर मैं कह दूं कि इस पे 0 पे हाथ रख दूं, तो ये भी 1 से स्टार्ट है, ये भी 1 से स्टार्ट है, तो आप क्या बोलोगे कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या देखने में सेम लगेंगी एकदम। तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वे सारी की सारी पूर्ण संख्याएं। इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है कि क्या जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो उसमें लिखा आता है हाँ, नहीं, कभी कभी, सदैव। तो याद रखना, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जितने पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि इसमें 0 है। अगर आप छिपा कर रखो तो दोनों सेम सेम है। तो अगर इसे उठाकर यहाँ पे रख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम सेम है। यानी कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं बोल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या वही 0 है। और अगर प्राकृतिक संख्या पूछी तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी पूछी तो सबसे बड़ी हम नहीं बता सकते। आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। तीसरे नंबर पर आते हैं पूर्णांक। क्या होते हैं पूर्णांक? पूर्णांक में आपके दोनों चीजें आती हैं, जिसमें धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक भी आता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। यानी कि ऐसी संख्याएं जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, ऐसी संख्याएं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं उन्हीं को बोलते हैं पूर्णांक। जैसे आपने बचपन में सभी बच्चों ने ये वाली लाइन जरूर पढ़ी होगी कि भाई बीच वाली वैल्यू जो होती है वो जीरो कहलाती है। बीच में होता है जीरो जब हम अपने राइट साइड में भागते हैं, दाईं तरफ को चलते हैं तो हमारा इधर आता है प्लस वाली संख्या है, ठीक है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 ऐसे। जब हम अपने लेफ्ट साइड में भागते हैं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये वाली संख्या आती है। ध्यान रखना, माइनस की संख्या देखने में जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतनी ज्यादा छोटी होती जाती है, और जितनी ज्यादा छोटी दिखाई देती है उतनी ज्यादा बड़ी होती है। अगर आपको कोई कहने लग जाए कि -4 और -2 में कौन बड़ा है, तो भाई जाहिर सी बात है -2 बड़ा होगा, क्योंकि 0 से -1, -2 तक यहाँ पहुंचे और 4 तक हमें यहाँ पहुंचना पड़ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर आप 2 रुपए के किसी के कर्जे में हो, यहाँ पर आप 4 रुपए में हो, तो ज्यादा तो कर्जा यहाँ पे है, तो उसका मतलब ये ज्यादा बड़ा है। तो 2 -2 बड़ा है, -4 छोटा है। अगर कहने लग जाए 0 और -3 में कौन बड़ा है, तो भाई 0 बड़ा है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें पूछा जाता है कि बताओ -2 और -5 में कितना अंतर है। अगर ये पूछ लिया जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? -2 और -5 में कितना अंतर है? तो एक बात सोच कर देखो खुद ही कि -2 और -5 में बड़ा कौन है? -2 बड़ा है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो बड़ा तो ये है, बड़े में से कितना क्या घटाना? छोटा। तो माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा -2 और माइनस प्लस का 5। तो भाई 5 में से 2 घटा के लिखेंगे, -3 आ गया आपका। कितना आ गया? सॉरी, +3 आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा? +3 आ गया। यानी कि -2 और -5 में 3 का अंतर है, ठीक है भाई। अगर बात करें -10 और -16 में कितना अंतर है, तो वही बड़े में से छोटा घटाओ, तो जब घटाओगे तो माइनस का देखो, -10 और माइनस प्लस का 16, तो 16 में से 10 गए, कितने आ गए भाई? +6, तो 6 का अंतर है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी ना क्या होता है कि हमने ये सोच लेते हैं कि भाई -2 और -5 में अंतर तो निकालना, अंतर तो माइनस तो लगा ही हुआ है, -2 -5 माइनस के साथ लिख दो, जबकि गलत हो जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें अगर फोर्थ नंबर जो होता है वो होता है सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या। और 5 नंबर पे आते हैं हमारी विषम संख्याएं। कौन सी आ जाएंगी भाई? विषम संख्या। सबसे पहले हम बात करेंगे सम संख्या की। क्या होती है सम संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी भाग दी जा सके, उन्हीं को कहते हैं सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश ये भी अनंत तक जाती है, ठीक है भाई। दूसरी बात, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं दी जा सके, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 और डैश अनंत तक, ठीक है जी, डैश अनंत तक, इन्हीं को हम बोलते हैं विषम संख्याएं। तो जो 2 से भाग दे सकते हैं वे सम संख्याएं, जो 2 से भाग नहीं दी जा सकती वो विषम संख्याएं। अब एक बात और आती है, इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों में, सम और विषम में ना, दोनों में एक चीज कॉमन होती है हमेशा। वो कॉमन क्या होगा कि अगर हम इस वाले को देखें, यदि हम बात करें इसकी, तो 2 में 2 जुड़ा हुआ है तब जाकर 4 आया, यानी कि 2 और 4 के बीच में 2 का गैप है। 4 और 6 के बीच में 2 का गैप है। 6 और 8 के बीच में 2 का गैप है। सेम कंडीशन 1 और 3 के बीच में 2 का गैप है, ठीक है, यानी कि 2 का अंतर है। 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है। यानी कि चाहे तो सम संख्याएं हो और चाहे विषम संख्याएं हो, दोनों में 2 का ही अंतर होता है हमेशा, चाहे सम संख्याएं हो और चाहे विषम संख्याएं हो। अब बात करते हैं जीरो की।
बहुत सा कहीं होता है कि जीरो क्या है, जीरो सम है, विषम है, तो जीरो एक सम संख्या है। कैसे? अब सोच कर देखो, मैंने लिखा 1, अभी विषम संख्या है, लेकिन अगर मैं इसके साथ जीरो लगा दूं तो सम बना दे। इस चीज को छोड़ो, एक बार बताओ, 1 लिखा हुआ है, इसके साथ मैंने 2 लगा दिया, क्या बन गई? सम संख्या बन गई। इसी मैंने 1 के साथ मैंने 4 लगा दिया तब भी सम, इसी 1 के साथ 6 लगा दिया तब भी सम बनी, इसी के साथ लगा दिया 8 तो तब भी सम बन गई। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि हम किसी भी सम संख्या के सामने किसी सम संख्या को रख देते हैं तो क्या बन जाते हैं? सम। तो खुद सोच कर देखो, अगर मैं 3 लिखा हुआ है, इसके सामने 0 लगा दूं तो ये भी क्या बन गई? सम संख्या। तो हमेशा ध्यान रखना कि 0 भी एक सम संख्या है, लेकिन सबसे छोटी नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तभी होती है जब ये सम संख्या, जब 0 किसी के साथ जुड़ती है या किसी के साथ होती है, तभी इसकी वैल्यू होती है। खाली 0 क्या? अगर 0 बोल रहा तो सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2। अब इसी में कुछ और बात कर लेते हैं, सम और विषम में एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब कोई नए नए पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि अगर कहा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो ऐसे लिख देते हैं ax x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 6, ये लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब अगर कह दिया जाए उन्हें कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो ऐसे शुरू करेंगे x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5। तो भाई वो तो बात ठीक है कि यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, लेकिन यहाँ तो 2 का गैप नहीं रहा। यहाँ कैसा आ जाएगा 2 का गैप? यहाँ तो 1 का ही गैप है। तो इस बात का मतलब है कि यहाँ तो क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा कि चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों में जो गैप होता है 2 का ही होता है। तो ये सब चीजें ना करके आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाए तो चाहे सम हो और चाहे विषम हो, दोनों कंडीशन में x, पहली संख्या आप x मानोगे, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4 और चौथी x प्लस 6। जब आप सोल्व करोगे आपका आंसर ऑटोमेटिकली, सम में है तो सम में आ जाएगा, विषम में है तो विषम में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। लेकिन आपको ये नहीं भूलना पैटर्न, आप x प्लस 1 लिख दोगे वो गलत हो जाएगा। बस ध्यान रखो, पहली x है, दूसरी में 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, क्योंकि सब में कितना गैप है? 2 का गैप है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि पहली संख्या का x है तो दूसरी x प्लस 2 मानोगे, तीसरी x प्लस 4, फिर x प्लस 6। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसी में अगर नेक्स्ट बात करें भाई, अगली बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि यदि आप 2 सम संख्याओं को जोड़ दो, पहली सम संख्या और दूसरी सम संख्या को जोड़ते हो, तो सदैव आपको एक सम संख्या प्राप्त होती है। 2 सम संख्याओं को जोड़ते हो तो सदैव एक सम संख्या प्राप्त होती है। इस चीज को आप खुद से भी सोच सकते हो, ठीक है नहीं? इस चीज को आप खुद से भी देख सकते हो। कैसे? अगर मैं एक 12 ले लूं और एक 4 ले दूं तो 12 और 4 16, तो ये भी सम संख्या ही है। ठीक है भाई। दूसरा, अगर एक में विषम संख्या और दूसरी भी विषम संख्या को जोड़ूं, अगर एक विषम जोड़ दी दूसरी भी विषम जोड़ दी तो क्या मिलेगा भाई? तो तब भी हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी, तब भी हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। कैसे? जैसे मैं लिखूं 3 लिख दिया और 7 लिख दिया तो 7 3 10 आ गया। कोई और ले लो, 5 लिख दिया 3 लिख दिया, कितना आ गया? 8 आ गया। तो यानी कि विषम प्लस विषम इज इक्वल टू सम, और सम प्लस सम इज इक्वल टू विषम। अगर एक सम संख्या और एक विषम संख्या को ऐड किया जाए तो सदैव आती है एक विषम संख्या। इस चीज को आप खुद से भी करके देख सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2022 एनटीपीसी में पूछे गए थे। ठीक है, देखिए एक सम संख्या ले लो 12, एक विषम संख्या ले लो 5, तो 5 और 2 7, यानी कि 17 आ गया। कोई और ले लो 18 ले लो और 13 ले लो, तो 8 और 3 11, और यहाँ आ जाएगा 3 31। ठीक, तो यानी कि एक सम और एक विषम का योग हमेशा विषम होता है, एक विषम का योग हमेशा सम होता है, और सम का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। ठीक है। दूसरी बात, ये तो योग की बात थी। अगर हम गुणा की बात करें, अगर आपके पास एक सम संख्या है और आपके पास दूसरी भी सम संख्या है और आप इन दोनों की गुणा करना चाहते हो, तो सदैव एक सम संख्या ही मिलेगी आपको। ठीक है भाई।
जैसे मान लो आपके पास एक 4 है एक 8 है, तो 8 चौक 32, ठीक है। तो 32 भी एक क्या मिला आपको, सम संख्या। अगर आपके पास एक विषम संख्या है और दूसरी भी आपके पास एक विषम संख्या है, तो दोनों का गुणनफल हमेशा एक विषम संख्या ही होगा, ठीक है जी। एक विषम संख्या है दूसरी भी विषम संख्या है, तो दोनों गुणनफल सदैव विषम संख्या होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, एक 3 लिख दिया, एक 5 लिख दिया, 3 पंजे 15 आ गया भाई। एक 7 लिख दिया, एक 3 लिख दिया, 7 तिया 21 आ गया, ठीक है जी। तो ध्यान रखो, दो विषम का गुणनफल सदैव एक विषम, दो सम का गुणनफल सदैव एक सम। लेकिन अगर एक सम हो और एक विषम हो, एक सम हो एक विषम हो, तो कुछ सोच के देखो ना कि भाई अगर एक में सम ले लूं एक विषम ले लूं तो 5 दूनी 10, एक सम ले लूं एक सम कोई और ले लो, एक सम ले लूं एक विषम ले लूं, तो 13 चौके 52, यानी कि क्या मिला, सम संख्या। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है। अभी हमने क्या बताया कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव एक सम संख्या होता है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव एक विषम संख्या होता है, दो एक सम और एक विषम संख्या गुणनफल सदैव एक सम संख्या। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि दो सम को ऐड करोगे तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर, दो ओड नंबर को ऐड करोगे तब आपको इवन नंबर ही मिलेगा हमेशा। और जब एक सम और एक विषम यानी कि एक इवन और एक ओड नंबर को ऐड करोगे तो आपको सदैव मिलेगी विषम। बस इसमें ना विषम विषम का सम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका विषम विषम का आपका विषम ही मिल जा रहा है। ये क्वेश्चन कल आपको दिखाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि कल को जो भी हम चर्चा करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर करेंगे। इन्हीं क्वेश्चन को मैं 30 क्वेश्चन लगाऊंगा कल, और भी 30 के 30 क्वेश्चन यहीं पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। हमने सम पढ़ लिया, हमने विषम पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं हम अभाज्य संख्या की। किसके करते हैं भाई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं भाई, हम अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, इसी में पहले ही लिखा हुआ है कि अभाज्य यानी कि जो ना कटती हो। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऐसी संख्या जो केवल अपने पाड़े में आती हो, ऐसी संख्या जो केवल अपने पाड़े में आती हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो अपने पाड़े में आती हो या अपने पाड़े से कटती हो उसे अभाज्य बोलते हैं। या दूसरे में आप बोल सकते हो कि ऐसी संख्या जो अपने पाड़े में तो आती हो प्लस एक से भी कटती हो। बस ऐसी संख्या जो एक से डिवाइड होती हो और अपने पाड़े से डिवाइड होती हो उसी को क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी और लघुत्तम भी बोल सकते हो, सबसे लघुत्तम भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5 होती है, उसके बाद 7 होती है, उसके बाद 11, उसके बाद 13, ठीक है जी। कुल मिलाकर 1 से लेकर 100 तक की कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर भाई 25 अभाज्य संख्या होती हैं, और 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, और 50 से लेकर 100 तक 10 होती है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि 1 से लेकर 50 तक तो होती हैं आपकी 15, और 1 से लेकर 100 तक 50 से लेकर 100 तक आपकी होती हैं 10, 15 और 10 कुल मिलाकर 25 होगी। आप इन अभाज्य संख्याओं को कभी कभी वहां पर अभाज्य संख्या नहीं लिखाता तो लिख देता है रूढ़ संख्या, ठीक है जी। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा रूढ़ शब्द, रूढ़ यौगिक शब्द, तो ऐसे रूढ़ जो टूटे ना, रूढ़ का मतलब क्या है, जो ना टूटे, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है 2, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है कि ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो एक सम संख्या भी हो। तो सम संख्या भी कौन सी है, 2 ही है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसी संख्या है नहीं सम जो अभाज्य संख्या हो। कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य संख्या हो, बाकी सारी जितनी भी संख्या है इसके बाद की सारी भी सम है, ठीक है जी। आपको पूछ सकता है कि बताओ एक अंक की अभाज्य सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग, गुणनफल, अंतरफल। आपको पता होना चाहिए बस अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। गुणनफल, योगफल वो तो आप लोग आराम से कर दोगे, गुणा करनी है, भाग करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, ठीक है जी। अभाज्य संख्या के बारे में पता लग गया। क्या बोला मैंने, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, अपने पहाड़े से कटे, अपने पहाड़े में आए, या एक से स्वयं से या एक से विभाजित हो, विभाजित या डिवाइड हो, ठीक है जी। एक से या स्वयं से विभाजित हो। जैसे 2 2 के पहाड़े में आता है, किसी के पहाड़े में नहीं आता, और 3 3 के पहाड़े में आता है,
7 7 के पहाड़े में आता है, 5 5 के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, और किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है, किसी के 12 में आता ही नहीं है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, नेक्स्ट आता है भाज्य संख्या। नेक्स्ट क्या है भाई? भाज्य संख्या। क्या होती है भाज्य संख्या? हमने पढ़ा है अभाज्य, तो अभाज्य का उल्टा भाज्य होगा भाई, है ना? अभाज्य का उल्टा भाज्य होगा। कैसे? अगर अभाज्य संख्या ऐसी थी जो 1 से या अपने टेबल से कट रही थी, लेकिन यह 1 से भी कटेगी, अपने टेबल से भी कटेगी, अन्य से भी कटेगी, किसी और संख्या से। जैसे बात करें 4 की, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, बड़ी ना आप बता सकते, बड़ी तो चलती रहती है, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 की बात करें तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा ना। लेकिन हम 2 की बात कर रहे थे तो केवल 1 से कट रहा था और 2 से कट रहा था, और किसी से कट ही नहीं रहा था। तो ये 3 चीजों से कट रहा, 1 2 4। उसके बाद अगर बात करें 6 की, तो 6 किससे कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। यानी कि जिसके अलग भी और गुणनखंड हो, अलग संख्या से भी और डिवाइड हो रही हो, तो उसी को बोलते हैं हम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इसमें भी आप कुल मिलाकर 1 से लेकर 100 तक 75 भाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक 75, 1 से लेकर 100 तक 25 तो हमने निकाली दी, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी बची अब हमारे पास? 75 भाज्य संख्या होती है और 25 अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट में अगर हम भाई बात करें इसी में ही, एक होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इनकी ज्यादा जरूरत आप लोगों को लैसे और मैसे में पड़ती है। इस वाले की जरूरत आपको सबसे ज्यादा लैसे और मैसे में पड़ती है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो जोड़े में चलती हों। ये कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें सह लिख रखा, आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी कि सहपाठी जो साथ पढ़ता हो, यानी कि 2 या 2 से अधिक। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का जोड़ा हो। जैसे अगर मैं बात करूं, ये लिख दिया मैंने 2 और 5, अब मैंने 2 और 5 ही लिखा, ये पहचान कैसे करेगी सहभाज्य है या नहीं है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी इसमें कि इनका जो जोड़ा है, जो ये जोड़े में संख्या है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के सिवा। यानी कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इन दोनों को एक साथ काट दे। भाई ना तो 2 को काटनी चाहिए, ना ही 5 को एक साथ भी काटनी चाहिए। ऐसा तो 5 से कट जाएगा, बात वो नहीं है। अगर मैं लिखता हूं 18 और 6 या 18 और 12, तो क्या ये सहभाज्य संख्या है? आप कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी 6, इसे भी 6 काट देगा और इसे भी 6 काट देगा, लेकिन उन्हें कोई एक संख्या नहीं काट पा रही है, एक के सिवा कोई और संख्या नहीं काट पा रही है। तो ये 6 × 18 और 6 × 2 = 12, ये तो कट गया। तो इस बात का मतलब है ये सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है। सहभाज्य संख्याएं कौन कौन से होते हैं? जैसे 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है जी, क्योंकि ना काट नहीं सकते हम, ठीक है। यानी कि जो भी अगर आप कोई भी 2 क्रमागत संख्या लेते हो ना, तो हमें सदैव सहभाज्य संख्या होती है। जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया, या 1 ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया। ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है जी। आगे बात करें सहभाज्य संख्याओं का, पता लग गया कि ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, एक के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसी को बोलते हैं हम सहभाज्य संख्या। नेक्स्ट बात करें अगर भाई, उसके बाद आती है परिमेय संख्या। कौन सी आती है? परिमेय संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है जी। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी जाए, यानी कि a/b के रूप में लिखे जाए। ऊपर वाले को तो बोलते हैं हम अंश, ठीक है जी, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या बोल दो या रेशनल नंबर बोल दो, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी जाए। अंश का मतलब होता है ऊपर वाला नोमिनेटर और अंश होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर। इन्हीं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन इनकी में एक खास बात होती है, वो क्या कि जो इसका हर है, जो b है या हर है, कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर मैं 5 को 0 से भाग दूं, एक है 0 को 5 से भाग दूं, अगर 0 से 5 को भाग दूं तो हम इनफाइनाइट लिखते हैं, और इससे 0 को भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो एक बात तो हमें क्लियर है कि चलो हम भाई जीरो को नीचे नहीं रख सकते, जीरो को हम नीचे नहीं रख सकते, लेकिन जीरो को हम ऊपर तो रख सकते हैं। इस बात का क्या पता लगा कि जो जीरो है वो भी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है। जीरो जो है वो भी किसकी श्रेणी में आती है? परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है हमेशा, ठीक है। क्योंकि हमें एक कंडीशन दी गई कि भाई नीचे आप जीरो नहीं रख सकते, लेकिन ये थोड़ा ना बोला गया कि आप ऊपर नहीं जीरो रख सकते, मतलब कि आप ऊपर जीरो रख सकते हो, यानी कि जीरो भी एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्याओं की अगर बात करें हमने कहा कि इसका हर जो है बराबर नहीं हो सकता जीरो के। परिमेय संख्या कौन कौन से होते हैं? जैसे 1/2 लिख दिया, 5/4 लिख दिया, 7/3 लिख दिया, या पाई का मान लिख दिया 22/7 लिख दिया। तो ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं कहूं कि क्या 0.5 परिमेय संख्या है, तो आप तुरंत कहोगे कि सर 0.5 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि पॉइंट हटाओ और जीरो बढ़ाओ और 5 दूनी 10, 1/2, ठीक। अगर मैं कहूं क्या ओनली 12 परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे एक होता है, ठीक है। तो हम इस बात को भी कह सकते हैं कि ऐसा तो फिर भाई 8 भी होगी, ऐसा तो 7 भी, ऐसे 6 भी होगी, ऐसा तो 5 भी होगी, बिल्कुल होगी। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनके बटे में जीरो को छोड़कर कुछ भी और, यानी कि कोई संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जितनी भी परिमेय संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, वे सारी की सारी परिमेय संख्याएं हुई। अब कैसे? क्योंकि आप 1 को कह दोगे परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 2 को बोल दोगे, 3 को बोल दोगे, 4 को बोल दोगे, तो ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो इस बात से क्या पता लगा कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वे सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? अभी देख सकते हैं, ये रहा, इसके नीचे भी 1 होगा, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं। ये चीज हमने अभी देखी कि जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वे भी परिमेय संख्याएं, जितने भी पूर्णांक हैं वे परिमेय संख्याएं में आएंगे। उसके बाद जितनी भी सम संख्याएं हैं परिमेय, जितनी भी सम संख्याएं हैं परिमेय, जितने भी भाज्य हैं परिमेय, जितने भी अभाज्य हैं परिमेय। तो कुल मिला के आपको एक बात पता चल गई कि जितनी भी संख्याएं हमारे पास होती हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन अपरिमेय भी तो कुछ होता होगा ना। अगर हम देखें कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो परिमेय नहीं है। ये क्या लॉजिक हुआ कि जो परिमेय नहीं है? सुनो, अपरिमेय संख्याएं वो संख्या होंगी जिनका मान आप पूर्णतः नहीं निकाल पाते। सबसे पहला ना यही क्वेश्चन आता है पाई वाला। पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। अच्छा, दूसरा अगर मैं लिखूं √2, आप √2 का मान कितना लिखते हो? केवल 1.414 ज्यादा, लेकिन ये आगे भी चलता है, तो आप इसकी वैल्यू पूरी तरह से नहीं निकाल सकते। तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। √3 को लिख देता हूं, ये भी अपरिमेय संख्या। √5 को लिख देता हूं, ये भी। लेकिन अगर मैं लिखूं √81 लिखूं तो क्या है? परिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान रखना, जिसका मान आप पूर्णतः ना निकाल पाओ उसी को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात करें √13, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी की सारी वो संख्याएं हैं जिनकी वैल्यू हम प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पाते, इनका मान आगे तक चलता रहता है। जैसे लिख दिया 0.01 001 0001, ये भी सारी की सारी क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या, क्योंकि चलती रहती है, ठीक है नहीं? ये क्या है? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट की बात करें अगर, एक आता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। वास्तविक संख्या में कुछ नहीं होता भाई, वास्तविक संख्या केवल जिसमें परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याएं आ जाती हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यानी कि वास्तविक संख्या होती हैं परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, यही वास्तविक संख्या होती है। कहीं लिखा हुआ मिल जाता है √3, देखो इनमें वैसे कहीं पर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता इसका, सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाता है, क्वेश्चन दे देगा अपरिमेय और परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं।
अपरिमेय और परिमेय टोटल कुल मिलाकर सारी की सारी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या है। तो इतना क्वेश्चन आता है बस, क्योंकि इसके क्वेश्चन हम कल भी करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट कल हम इसके 30 क्वेश्चन लगाएंगे यहीं पे, और वो 30 क्वेश्चन आपको 30 मिनट के लिए दिए जाएंगे। तो 30 मिनट में क्वेश्चन करने हैं हमें सारे के सारे। तो आशा करता हूँ कि आज जो आप लोगों को सिखाया है, जो पढ़ाया है, वो आप लोगों को समझ आया होगा। तो ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।